जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी हो गई। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था या प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल स्टार्टिंग से। उसी के क्रम में आज ये 15वां लेक्चर है। इससे पहले 14 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हम जानेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत जानेंगे संगम काल क्या है और संगम काल के अंतर्गत 3 राजवंश आते हैं। कौन कौन से? चोल, चेर और पांड। इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। हमारे एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों को साथ साथ में लगाने का काम करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा मैपिंग से जानेंगे कि कौन सा साम्राज्य कहां पर था और इसको कैसे डेवलपमेंट किया था, कौन कौन से राजा थे, वो सारी बातें करेंगे। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास देखेंगे। इसके 2 पार्ट आएंगे। पार्ट 1 यही है और पार्ट दूसरा बहुत जल्द आने वाला है। तो ये हमारा 15वां लेक्चर है। अगर आपको 14 लेक्चरों का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आपको जाना है। टेलीग्राम पर क्या सर्च करना है? ये GSY विष्णु सर लिखा है ना, ये टेलीग्राम पर जब सर्च करोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। बात करेंगे संगम काल। तो आप कहोगे संगम काल क्या होता है? तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, तमिल कवियों के द्वारा जितने सम्मेलन या बैठकें हुई हैं उसे संगम कहा जाता है और उन बैठकों में जो ग्रंथ लिखे गए, जो किताबें लिखी गई, उसको संगम साहित्य कहा गया। और इसके अंतर्गत 3 राजवंशों को देखा गया है या 3 राज्यों को देखा गया है, जैसे चोल, चेर और पांड। उनके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं संगम काल क्या है। संगम कितने हुए हैं? टोटल 3 संगम हुए। जैसे बौद्ध समितियां 4 हुई थी, इसी प्रकार से 3 संगम हुए। इन संगमों से प्रश्न हमारा सिर्फ 2 ही बनते हैं, कहां हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। आओ देख लेते हैं संगम काल क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम साहित्य क्या है? तो तमिल कवियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए सम्मेलनों में, उसी को संगम साहित्य कहा गया। उसी के अंतर्गत हमको दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा संगम का अर्थ क्या है, तो मैंने आपको बताया तमिल कवियों का जो संघ है या जो परिषद है, जो सभाएं लगी हैं, ये जो गोष्ठी हुई है, उसमें जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था और इन्हीं कवियों के द्वारा तमिल साहित्य की रचना की गई। ये तमिल साहित्य रचा गया जो संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। यह सिंपल सा समझिएगा, जब सम्मेलन होगा, संघ होगा, परिषद बैठेगी, तो जरूर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा और जो ग्रंथ लिखे गए उसी को संगम साहित्य कहा गया और उसी के अनुसार हमको दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। यहां से भी मिलती है, कुछ और जगहों से भी यहां से जानकारी मिलती है। जैसे संगम काल के बारे में हमें संगम साहित्य से तो जानकारी मिलती ही मिलती है और अन्य स्रोतों से भी जानकारी हमको मिलती है कि दक्षिण भारत का इतिहास था। जैसे स्ट्रैम्बो, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, जो अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा रचना किया गया था, प्लिनी के द्वारा, टॉलमी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त हुआ है कि दक्षिण इतिहास था वो था। ऐसे याद रखेंगे। पांड राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम हुए। कितने संगम हुए? 3। तो हम 3 संगमों को जानेंगे और यहां से जो प्रश्न आते हैं तो ये पूछा जाता है कि प्रथम जो संगम था वो पांड राजाओं की राजधानी मदुरै में हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आप कहोगे मदुरै में हुआ था। ठीक है। अध्यक्षता किसने किया था? तो अगस्त ऋषि का नाम आपको याद रखना है। अगस्त ऋषि के द्वारा प्रथम संगम का बैठक हुआ है, याद रही, अध्यक्षता किया है, याद रखेंगे। और इसमें सदस्यों की कुल संख्या यानी कितने लोग इसमें शामिल हुए थे? 549। इसमें 4499 लेखकों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी और ये कहा था कि इसको प्रकाशित भी किया जाए। तो हमको सिर्फ यहां से 2 ही फैक्ट याद रखना है। कहां हुआ? मदुरै में। अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त ऋषि ने किया था प्रथम संगम में। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में ये याद रखना है तो रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कि प्रथम जो संगम था 18 यानी 89 पांड राजाओं का संरक्षण यहां पर प्राप्त हुआ था। बस। दूसरे संगम की अगर मैं बात करूंगा, दूसरा कहां पर हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। कहां हुआ था? कपाटपुरम या अलयवाई भी कह सकते हैं, अलयवाई भी कह सकते हैं, हुआ था। और इसकी अध्यक्षता सेम उन्होंने ही किया था, अगस्त ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? अगस्त ऋषि के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुआ है। किसका? दूसरे संगम का।
बस इतना याद रखना है यहाँ पर। ये अगर याद कर सको तो कर लेना, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस संगम में 3700 रचनाओं ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने की आज्ञा प्राप्त किया था, कि इतने लोगों ने कहा था कि जो हमने ग्रंथ लिखे हैं इसको प्रकाशित किया जाए। बस इसमें कितने राजाओं का संरक्षण था ये मैंने आपको बताया, इसमें कितने का था ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तीसरे की अगर मैं बात करूंगा तो तीसरा भी मदुरै में हुआ था। कहां हुआ था? मदुरै में हुआ था, और इसकी अध्यक्ष था नक्कीर, या हम कह सकते हैं नकीरर ने किया है, नकीरर, याद रखेंगे। इनकी अध्यक्षता में तीसरा संगम हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल जो कितने राजा थे तो 49 का संरक्षण प्राप्त था, और हमको संगम काल से ही प्राप्त होता है 3 महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में। किसके बारे में? 3 राज्य। अब आप कहोगे 3 राज्य कौन कौन से, तो आओ मैपिंग पे आते हैं। पहले कहां आते हैं? मैपिंग पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर ये राजवंश था, इसका नाम था चोल। क्या नाम था? चोल। ये कहां पर पड़ेगा आगे इसका लोकेशन भी हम बताएंगे। चोल के बाद यहां पर एक साम्राज्य देखने को मिलता है, यहां पर इसका नाम है चेर। क्या नाम है? केरल के आसपास के क्षेत्र में चेर। और दूसरा ये सब मिलता है यहां पर, इसका नाम है पांड। क्या नाम है इसका? पांड नाम है, या पांड्या याद रखेंगे, पांड वंश याद रखेंगे। ठीक है, ये 3 राजवंश मैंने बताए थे या 3 राज्य बताए थे, इनका क्षेत्र यही पड़ता है। अब जैसे ये केरल का क्षेत्र है, तमिलनाडु के दक्षिण का क्षेत्र हमारा पांड हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर का क्षेत्र हमारा चोल हो जाएगा, याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भूभाग बचा हुआ है, याद रखेंगे। तो चोल, चेर और पांड। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि बताओ भैया, जो चोल राजा थे या चोल वंश था, इनका राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हमको याद रखना है बाघ था। ठीक है, इनका कौन सा चिन्ह था? तो धनुष था। कौन सा था? धनुष था। अब इनका कौन सा था? तो मछली था। कौन सा था? मछली था। ये राजकीय चिन्ह है। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, हमको इनके नाम याद रखने हैं। उसके बाद हम एक एक राजा के बारे में डिफाइन करेंगे कि कौन सा राजा कहां पर था। बात करें चोल के बारे में, संगम काल के 3 राज्यों में से सबसे जो शक्तिशाली राजवंश था वो चोली थे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही माने जाते हैं। चोल राज्य कहां कहां पर था? तो हम ये कह सकते हैं 2 नदियों के बीच में था, पन्नार या पेन्नार और बेलारू नदियों के बीच में था। और पांड राज्य के कहां पर था? तो आप कहोगे पांड राज्य तो था उसके उत्तर और पूरब में था। अब आप कहोगे सर पांड राज्य क्या है? तो पांड यही तो है, इसके उत्तर में ये हो गया, पूरब में ये हो गया, तो चोल ये रहते थे। ठीक है, दूसरा फैक्ट है कि चोल राज्य चोलमंडलम या कोरोमंडलम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य केंद्र उदयपुर था। उदयपुर था। जैसे कोरोमंडल तट, तमिलनाडु के तट को ही तो हम कहते हैं कोरोमंडल तट, तो इसी को बोला गया है। अगर पूछा जाएगा इनका राजकीय चिन्ह, मैंने आपको बता दिया बाघ है। और इस वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। कौन है? विजयालय है, हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो राजा हुआ है ये बहुत प्राचीन राजा है, इसका नाम है इलारा। इलारा को ये माना जाता है कि पहला ऐसा राजा था जिसने विदेश की भूमि पर विजय हासिल किया था पहली बार। तो इसने पहली बार जो विजय हासिल किया था वो श्रीलंका में किया था। कहां किया था? श्रीलंका में, ऐसा माना जाता है। और लगभग इन्होंने 40 या 50 वर्षों तक इसने शासन किया था। कहां पर? तो श्रीलंका में, हमको याद रखना है। ये बहुत प्राचीन या दूसरी तीसरी शताब्दी की बात है। ठीक है, ये लिखा है दूसरी शताब्दी। ठीक है, एक दूसरा राजा हुआ था करिकाल या करिकला भी के नाम से जानते, करिकला या करिकाल। ये राजा सेकंड हुआ था। इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है? मध्यकालीन चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रतापी शासक था, और इसका जो लगभग कार्यकाल देखा जाता है वो 190 के आसपास माना जाता है। करिकल या करिकाल ने अपने समकालीन चोर पांड राजाओं को परास्त किया था या पराजित किया था, और कावेरी नदी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। ये हम कह सकते हैं इसने चेर को भी हरा दिया, पांड को भी हराया, और हराने के बाद कावेरी नदी तक अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया था। और एक ब्राह्मण मतानुयायी थे, यानी हम ब्राह्मणों को मानने वाले थे, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड, ये फैक्ट दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
करिकाल ने चोलों को तटीय राजधानी जो बनाया था वो पुहार बताया था। पुहार, कभी कभी ये भी आता है कि पुहार शहर किसने बसाया था, तब भी यही नाम आ जाएगा। ठीक है, आधुनिक कावेरी पत्तन भी कह सकते हैं, स्थापना इन्होंने किया था। किसने? करिकाल या करिकला ने। करिकाल ने उद्योग धंधों तथा कृषि की उन्नति के विशेष रुचि लिया था और उसने जंगल को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने का प्रोत्साहन दिया था और सिंचाई के लिए तालाब खुदवाए थे। हम ये कह सकते हैं इसके कार्यकाल में उद्योग चरम पर था, कृषि उर्षि बहुत टॉप पे हुआ करती थी, क्योंकि इसने बहुत सारी नहरें और तालाब वगैरह खुदवाए थे और जंगलों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाने का काम इसी राजा ने किया था। करिकला भी मिलेगा, करिकाल भी मिलेगा इस राजा का नाम। ठीक है, करिकाल ने के पश्चात चोलों की शक्ति निर्बल पड़ने लगी और समकालीन चोल शासकों ने तीसरी चौथी शताब्दी तक शासन किया था। हम ये कह सकते हैं जब ये राजा की मृत्यु हुई थी उसके बाद ये बिल्कुल खत्म होना निश्चय हो गया था इस वंश का, इस राज्य का। तो इसके बाद ये राज्य बिल्कुल खत्म हो गया, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आएगा या राजवंश था वो है हमारा चेर। हमने अभी चोल को देखा, अब हम चेर को देखेंगे। चेर क्या है तो देख लेते हैं। पांडव के संरक्षण में संपन्न संगम में सर्वाधिक बार अगर उल्लेख कहीं मिलता है ना तो नेडियोन वंश चेर का मिलता है। जो 3 संगम हुए थे उन संगमों में सबसे ज्यादा किसके बारे में कहा गया था, तो याद रखेंगे चेर वंश के बारे में सबसे ज्यादा कहा गया था। आधुनिक कोकण यानी जो मालाबार का तट है, कोकण ये हम आपको बना देते हैं, ऐसे करके कह सकते हैं। कोकण वाला क्षेत्र ये वाला रहा। ठीक है, ये कोकण हो गया। मालाबार तटीय क्षेत्र, ये मालाबार तटीय क्षेत्र हो गया, केरल के आसपास का क्षेत्र। उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक इसका विस्तार था, यानी ये पूरा इसका विस्तार यहां तक, और ये भी विस्तार इसका माना जाता है किसका? चेर का। वैसे चेर का तो हम यही पढ़ते हैं, यहां पर इसका विस्तार था सबसे ज्यादा। ठीक है, चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष था, यह मैंने आपको बता ही दिया था। एक राजा हुआ था नेक्स्ट दियंजेरल। दियंजेरल एक राजा हुआ था किसका? चेर का। इसके बारे में देखते हैं। चेर शासकों का प्रथम राजा अगर पूछा जाए, प्रथम, या हम ये कह सकते हैं चेर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये नाम आएगा। उथियान ने किया था। उसके बाद एक राजा ये बना था, उसके बाद बना था, तो यही है उदयनजेरल। अधिराज की उपाधि धारण करता था, या अधिराज की उपाधि धारण करने वाला चेर वंश का एक सुल्तानी या सुल्तान था, याद रखेंगे। उदयनजेरल नियमित रूप से जनता में भोजन वितरित करने वाला एक राजा माना जाता है। अगर ये पूछा जाए चेर वंश का वह राजा बताइएगा जिसने जनताओं को भोजन वितरित करने की प्रथा प्रारंभ किया था, वो यही है, याद रखेंगे, जिसका नाम है दियंजेरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो राजा हुआ था नेंदुजियर हुआ था। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस हमको याद रखना है कि ये राजा हुआ था और इसकी उपाधि का नाम था अधिराज। ठीक है, नेक्स्ट जो राजा हुए थे उनका नाम था सेन गुटुवन। क्या नाम था? सेन गुटुवन। चेर शासकों में सेन गुटुवन लगभग इतने वर्ष में आया था और सबसे प्रतापी या प्रसिद्ध राजा हुआ था और इसको लाल चेर के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न बना हुआ है कि निम्न में से कौन सा लाल चेर के नाम से जाना जाता है, तो ये नाम हमको याद रखना है। ठीक है, ये एक वीर योद्धा सेनानायक था। सेनगुटुवन ने उत्तर दिशा में चढ़ाई की और गंगा को पार किया। तो प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा राजा था जिसने उत्तर में गंगा को भी पार किया था, तो यही राजा था, याद रखेंगे सेनगुटुवन। ठीक है, इसके ही शासनकाल में पत्नी पूजा, पत्नी पूजा का मतलब है कणगी पूजा, यानी पत्नियों की पूजा स्टार्ट हो गया था। इसके कार्यकाल में ये देखा गया है कि पत्नी की, यहाँ लिखा है पवित्र पत्नी की पूजा या मूर्ति की पूजा की जाती थी। पत्नी का मूर्ति बनाते थे, उसका पूजा होता था। चेर साम्राज्य में ये कौन सा राजा था? सेनगुटुवन, याद रखेंगे। इस वंश का अंतिम राजा की अगर बात करेंगे सयेन चेर था। साइये चेर इस वंश का अंतिम राजा था, याद रखेंगे। तो हमने चोल को देखा, चेर को देखा, यही फैक्ट पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर एक राज था चोल वंश का, वो आगे आएगा, वो आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब पल्लव वंश पढ़ेंगे उसके बाद। पांड्य राज्य की अगर मैं यहां पर बात करूं
तो पांड्य राज्य का क्षेत्र कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी नदी कहां से निकलती भैया, ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कावेरी नदी कर्नाटक से निकलने के बाद और इस प्रकार से गिर जाती बंगाल की खाड़ी में, तो यानी ये वाला क्षेत्र माना जाता है पांडु का। ठीक है, जिसमें वर्तमान में मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है, तिरुनेलवेली जिले और त्रावणकोर के कुछ हिस्सों सम्मिलित था। तो हम ज्यादा कुछ नहीं, हमें ये याद रखना है कि मदुरै में इसका मेन विस्तार था, याद रखेंगे। पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज के जो पुस्तक है इंडिका, उसमें देखने को मिलता है पांड्य राज्य का उल्लेख, और उसमें ये कहा गया ये मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। याद रखेंगे ये वाला क्षेत्र। आपको पता है आज भी ये क्षेत्र मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहीं पर पड़ती है मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर कई ऐसे बंदरगाह हैं जिसे मोतियों का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में पांड्य राज्य की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो मदुरै हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह कार्प, एक प्रकार की मछली होती है, ये भी हम कह सकते हैं। मेगास्थनीज ने पांड्य राज्य का उल्लेख मावर नाम से किया था। तो मेगास्थनीज का जो पुस्तक था इंडिका, उसमें मावर नाम मिला है पांड की जगह पर, ये याद रखना है। एक राजा हुए हैं नेडियोन, ये प्रथम शासक माना जाता है किसका, पांडव वंश का। ठीक है, उसके बाद एक नया राजा हुआ है, इसका नाम है निडुजेलियन। अब आप कहोगे निडुजेलियन कौन था, तो आप ये कहोगे पांड्य राजा था, याद रखेंगे। ठीक है, ये लिखा है निडुजेलियन चेर राजा से हाथी की आंख वाला को पराजित किया। तो हम ये कह सकते हैं एक चेर राजा था से, जिसे कहा जाता है हाथियों की आंख तगड़ी वाली, तो उसको पराजित किसने किया था, तो आपको नाम याद रखना है। और संगम ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि इसने रोमन सम्राट अगस्टस के यहाँ पर एक दूत भी भेजा था। इसका मतलब ये है कि व्यापार यहाँ पर चरम पर रहा होगा, तभी तो दूत वगैरह भेजते हैं, किसी प्रचार के लिए तो भेजा जाता है। तो यही याद रखेंगे। याद रखेंगे नल्ली डोगन या नल्ली कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। प्रश्न आएगा संगम युग का अंतिम शासक कौन था, संगम युग का, तो याद रखना नल्लिब कोडन याद रखेंगे। अगर ये कभी पूछा जाए पांड्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो मरावर्वन याद रखेंगे। मरावर्धन कुलशेखर, या इसका दूसरा नाम है राजसिम्हा तृतीय, ये अंतिम राजा है पांड्य वंश का। हमने केवल अभी चोल चेर पांड्य को देखा था, अभी कुछ और भी राजवंश बचे हुए हैं दक्षिण भारत के, जैसे पल्लव हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया, चोल हो गया, और दूसरे वाले चोल आधुनिक वाले, ये तो हम प्राचीन चोलों की बात कर रहे हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। छोटी छोटी वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, और 20 मिनट निकाल लोगे तो आपका थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, उस पर जाना है और ये नाम सर्च करना है। सर्च करोगे तो एक चैनल खुलकर आएगा और वहां पे ये सारा पीडीएफ मिला हुआ है। इससे पहले जो 14 लेक्चर हुए हैं उनका भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।